हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी कि जब भी गुड्स और सर्विसेज की प्राइस में इंक्रीज होता है, उनके रेट बढ़ते हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और ऐसा हमेशा होते आता है, यानी कि आज से 10 साल पहले अगर किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का जो प्राइस था वो डेफिनेटली आज उससे 5 या 6 गुना या फिर कुछ गुना बहुत ज्यादा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो पहले का प्राइस था और अभी का प्राइस सेम हो, तो इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। आज से इन्फ्लेशन जैसे सपोज से कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, अब 1 और 2 ईयर बाद ये प्रोडक्ट आपको 110 रुपए का मिलता है, यानी कि सीधे सीधे जो है 10% का जो है वो इंक्रीज हो गया प्राइस पे। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना हो गया, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, 10 चल रहा है। तो ऐसे हम मेजर करते हैं। 1970 पे अगर आप एक कप कॉफी का खरीदते तो आपको पे करना पड़ता 25 सेंट, और वहीं पे सेम अगर आप 2000 पे वही कप कॉफी का खरीद रहे हैं तो आपको $1 पे करना पड़ता है। और $1 इक्वल्स टू 100 सेंट्स होता है, यानी कि आपको 1/4 जो प्राइस अभी आपको 2000 में पे करना पड़ा, उसका अगर आप 1/4 भी पे करते तो आपको 1970 में वही चीज आप अफोर्ड कर सकते थे। बट आज अगर आप उस चीज को अफोर्ड करना चाहो, उस चीज को बाय करना चाहो, तो आप उसको उसका 4 गुना आपको क्या है वो पे करना पड़ता है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है, यानी कि प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं। दूसरा, आपकी वैल्यू है मनी की, वो भी क्या है, वो कम हो रहा है। कैसे? अगर आप कोई चीज 100 रुपये का आज खरीदते हैं, अब कल को उस चीज को पे करने के लिए आपको 200 का, यानी कि आप वही चीज कल को 120 का खरीदेंगे। यानी कि वो सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जितनी आज 100 रुपये की वैल्यू थी, कल को 100 रुपये की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी कि आप उसे खरीद पाओगे। कल को आपको 20 रुपये और ऐड करना पड़ेगा सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, यानी कि जो है मनी की वैल्यू क्या है वो कम हो रही है। तो ऐसे ही आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है कि अगर प्राइस गुड्स और सर्विस के प्राइस में डिक्रीज हो रहा होता है, कम हो रहे होते हैं, तो उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। ऐसा बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। अब इन्फ्लेशन होता किस कारणवश है? तो पहला होता है मनी सप्लाई, यानी कि अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, पब्लिक के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाए, तो वो हर चीज को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो अगर वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देने को रेडी हो जाएंगे तो प्रोडक्ट के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। इसके अलावा नेशनल डेब्ट का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज अदर कंट्रीज या वर्ल्ड बैंक से जो है लोन लेती हैं, ताकि वो अपनी कंट्री पे डेवलपमेंट कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रेडी कर सकें। तो बहुत बार ये लोन जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये रीपे करने में जो है थोड़ा इनको मुश्किल होती है कंट्री को। तो ये लोग क्या करते हैं, कंट्री जो गवर्नमेंट होती है वो जो टैक्स होते हैं उस जगह के उनको इंक्रीज कर देती है। सपोज से अगर कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट था और आप उसमें 10 रुपये जो है वो टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो ये आपको 110 रुपये का पे करना पड़ रहा है। अब क्या होगा कि अगर नेशनल डेब्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये आपको टैक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये क्या है, 100 की जगह आपको 20 टैक्स, 10 की जगह 20 टैक्स हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट जो पहले 110 पे करना था वो आपको 120 पे करना पड़ रहा है। तो रेट बढ़ गए तो प्राइस बढ़ जाता है, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है इन्फ्लेशन। इसके अलावा डिमांड पुल इफेक्ट। डिमांड पुल इफेक्ट में क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है किसी प्रोडक्ट की, तो ऑटोमेटिक क्या है, उसके भी प्राइस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा कॉस्ट पुश इफेक्ट। कॉस्ट पुश इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है फाइनल रेडी हो रहा है, इसके फाइनल रेडी प्रोडक्ट के होने में लग रहा है 100 रुपी, अब इसको जो है 120 या 150 कुछ मार्जिन रख के बेचा जाएगा। बट अगर इसका रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाए, तो जो ये कॉस्ट था अभी 100 रुपये में, जो मटेरियल बन के जो प्रोडक्ट 100 रुपये में तैयार हो जा रहा था, अब ये 150 रुपये में तैयार होता है, तो इसका रेट भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऐसे डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन का मतलब होता है कि अगर पैसा जो है, पैसे की वैल्यू वो बढ़ जाए। अब पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी, अच्छा है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन ये है लॉन्ग टर्म पे इकोनॉमी को बहुत नुकसान कर सकता है। तो डिफ्लेशन का क्या हो सकता है? पहला होता है स्ट्रक्चर चेंज इन कैपिटल मार्केट। मीन अगर एक सेम प्रोडक्ट बनाने वाली 3 4 या बहुत ज्यादा कंपनीज हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बना रही है, तो इनके बीच में कंपटीशन होगा कि अपने प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस में दे सकें, ताकि उनका प्रोडक्ट पहले सेल हो। तो इस जो कंपटीशन होता है इसकी वजह से इनकी प्राइस पे जो है कमी आ जाएगी, तो उससे भी डिफ्लेशन होगा। दूसरा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए। अभी अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो क्या होता है कि मैंगो का सीजन, आम का सीजन आता है, तो शुरुआत में जो है आपको देखेंगे 120 इस ये पर केजी ऐसे प्राइस पे मिलता है, फिर 60, और एक टाइम आता है जब आपको 20 30 रुपए केजी में मैंगो सारे मिलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो गया, यानी मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया है प्रोडक्ट। तो जब भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उससे भी डिफ्लेशन हो जाता है, यानी प्राइस में गिरावट हो जाती है। इसके अलावा
डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ करेंसी, जैसे कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा था, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जा रहा था, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था तो पैसा देने को तैयार है। यहाँ पे लोगों के पास बहुत कम पैसा रह गया है, जो सप्लाई हो रही है करेंसी की वो बहुत कम है। तो आप सप्लाई करेंसी की कम होगी तो चीजों को ऑटोमेटिकली उनका रेट कम होना है, क्योंकि उनकी डिमांड ही नहीं बढ़ेगी, कोई उनको परचेज ही नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास क्या लिमिटेड पैसा है, वो बस अपनी लिमिट की चीजें खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, डिफ्लेशन हो सकता है। अब हर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या करते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इन्फ्लेशन को भी ना बढ़ने दें और डिफ्लेशन भी ना होने दें, यानी कि इनको कंट्रोल करके रख सके। तो ये कैसे करते हैं, तो आरबीआई क्या करता है, जो सिक्योरिटीज होती हैं वो सेल करता है, जो अदर बैंक जितने भी कॉमर्शियल बैंक प्राइवेट बैंक होते हैं इनको क्या करता है, जो सिक्योरिटी होती है वो सेल करता है। अब सिक्योरिटी सेल करेगा आरबीआई, तो इससे क्या होता है कि यहाँ का जो पैसा है बैंक्स का, ये सब आरबीआई के पास चले जाता है। और सिक्योरिटी जो है, इनने सिक्योरिटी परचेज कर ली, और ये करना ही पड़ता है क्योंकि आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है और ये सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, तो इन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो ये सिक्योरिटी सेल करेगा और यहाँ से सारा पैसा आरबीआई के पास चले जाएगा। तो क्या होगा, जो पब्लिक जहाँ जो यहाँ से सारा पैसा आरबीआई के पास चले जाएगा, यानी कि यहाँ पैसा जो लिमिटेड हो जाएगा, और पैसा लिमिटेड हो जाएगा तो इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, इसके अलावा आरबीआई क्या करता है कि जिस इंटरेस्ट रेट में इन बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है, लेंड करता है पैसा, जो इंटरेस्ट रेट उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। रेपो रेट को बढ़ा देगा तो जो ये बैंक्स हैं ये कम पैसा बोरो करेंगे आरबीआई से, तो यहाँ से वैसे ही पैसे की जो है लिमिटेड पैसा आने लगेगा, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ऐसे ही डिफ्लेशन के केस में सेम होता है। अभी जो आरबीआई ने यहाँ पे सिक्योरिटी सेल की है, अगर डिफ्लेशन होगा तो आरबीआई उन सिक्योरिटी को दोबारा से बाय कर लेगा। अब बाय करेगा तो इनको पैसा देगा, और पैसा देगा तो यानी कि पब्लिक में पैसा आने लगेगा, इंजेक्ट हो जाएगा, और पैसा इंजेक्ट हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो ये लोग चीजें खरीदनी शुरू करेंगे, तो इससे क्या होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे रेपो रेट बढ़ा दिया था, वैसे ही आरबीआई यहाँ पे अपना रेपो रेट कम कर देगा, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट पे अदर बैंक्स को पैसा देना शुरू कर देगा, लेंड करना शुरू करेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो उससे भी पैसा पब्लिक पे आएगा, और इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो आरबीआई कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप अपने तरीके से भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को कुछ इंटरेस्ट रेट की वजह से, या फिर एफडी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट पे कहीं पे मिल रहा है, म्यूचुअल फंड पे लगा सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट पे भी ये पैसा इन्वेस्ट करके अपने आप को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचा सकते हैं। तो एक न्यूज इंडियन एक्सप्रेस ये कहती है कि जो जून के महीने में हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था वो 6.26% था। मीन्स अगर इसे हम प्रैक्टिकली वे में देखें तो जो 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट था वो 106.26 रुपए का हो चुका है। तो ये जो प्रोडक्ट 100 रुपए का आप खरीद सकते थे, जून के महीने में 6.2% जो इन्फ्लेशन की वजह से इसका प्राइस हो गया 106 हो गया। तो ऐसे ही अगर आपने अपने बैंक में 100 रुपया रखा हुआ है सेविंग अकाउंट में, तो बैंक अभी आपको क्या करता है, 4% इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपका जो 100 रुपया था वो 104 रुपया हो गया। ठीक, तो अभी आप देखिए 100 रुपए में आप उस टाइम पे खरीद सकते थे। सपोज से ये मई के महीने में अगर आप कह रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपए थे और ये प्रोडक्ट भी 100 रुपए का था, यानी कि आप इस चीज को खरीद सकते थे। बट अभी आपके पास जून के महीने में आपके जो 100 रुपए थे ये 104 हो गए हैं, बट जो प्रोडक्ट है वो 106 हो गया है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि आपके पास 104 रुपीज है और 106 थे। तो मई के महीने में आप जो चीज जितने अपने रुपये से खरीद सकते थे, जून के महीने में आपको कुछ एडिशनल अमाउंट चाहिए उसे खरीदने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरीके से बैंक आपको पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट नहीं दे पा रहा है। हमेशा क्या होना चाहिए, आपको वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट हो, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अगर 4% है तो यानी कि 4% के साथ अगर आपकी महंगाई बढ़ रही है तो आपका इंटरेस्ट रेट 5% होना चाहिए, उससे एक ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका जो है आपको कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। अब इन्फ्लेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन कभी कभी क्या होता है कि सिंगल मंथ में ही जो है पैसा जो है 50% से ज्यादा जो है रेट बढ़ जाता है, तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और वेनेजुएला और वेस्ट सूडान और इसके अलावा जिम्बाब्वे, ये ऐसी कंट्री हैं जो हाइपरइन्फ्लेशन का शिकार हुई हैं। ये कंट्रोल नहीं हो सकती। वहां पे अगर आपको एक सिंगल पीस ऑफ ब्रेड भी खरीदना पड़े तो आपको कट्टे और कट्टे भर के पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वहां पे पैसे की उनकी जो करेंसी है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही है,
क्योंकि एक टाइम पे रेसेशन वहां पे बहुत ज्यादा मंदी आ गई, तो उन लोगों ने वहां का जो सेंट्रल बैंक था उन्होंने बहुत ज्यादा नोट प्रिंट कर दिए। तो जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हम अपनी गरीबी को मिटाने के लिए बहुत सारा ज्यादा जो है करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं, तो और हर किसी को पैसा बांट सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अभी अगर आपने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा करेंसी हो जाएगी तो उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी, क्योंकि कोई भी चीज की अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसकी जो है वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो इसके अलावा एसेट इन्फ्लेशन, ये तो हमेशा होते रहता है, यानी कि हर एसेट्स की जो भी चीजें होती हैं उनकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ते रहता है। इसके अलावा क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ये बहुत अच्छा है, यानी कि ये होना चाहिए, यानी कि अगर कोई एक ईयर में लगभग 3% या इससे कम का इन्फ्लेशन हो रहा है, तो ये इसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए मिनिमम 3% तक का जो है ये आरबीआई ने रेट रखे हुए हैं। हमारे इंडिया के केस में 4% है, और यूएसए के केस में उन्होंने वहां के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने 2% का रेट रखा हुआ है, यानी कि इस परसेंट के साथ अगर आपका इन्फ्लेशन जो हो रहा है तो आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। इसके अलावा वॉकिंग और प्रीनिशियस इन्फ्लेशन होता है, यानी कि आपका अगर प्राइस जो है एक साल में 3% से 10% के बीच में बढ़ रहा है तो उसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, अगर आपका जो प्राइस है वो 10% से ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हाइपर इन्फ्लेशन है, यानी कि जब पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब इसके अलावा इंडिया में जो है हम जो हमारा इन्फ्लेशन जो मेजर होता है वो सीपीआई कैलकुलेशन के और होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो सीपीआई का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है ये देखा जाता है कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो कितना, उनका जो प्राइस लेवल में है उसमें कितना चेंज आया है, जो कंज्यूमर गुड है उनके प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है, तो उससे सीपीआई बोलते हैं। ऐसे ही जो होलसेल पे बल्क पे जो गुड्स खरीदे गए हैं उनका जो एवरेज चेंज कितना हुआ है उसको डब्ल्यूपीआई बोलते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो है इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।